नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में भाजपा नेता दुष्यंत गौतम को राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया आरोपों को माना मानहानिकारक। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को आपत्तिजनक कंटेंट तुरंत हटाने के निर्देश। कांग्रेस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड पर सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। सीबीआई जांच की मांग की। प्रदेश भर में विपक्षी दलों का प्रदर्शन। न्याय के लिए निकाला मशाल जुलूस और कैंडल मार्च। हिमालय को मजबूत बनाने वाले के विषय पर सेमिनार। राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम धामी की शिरकत। राष्ट्र रक्षा को बताया नागरिकों की जिम्मेदारी। सैन्य प्रशासनिक सामाजिक समन्वय पर दिया जोर। देहरादून के बीजेपी कार्यालय में सैकड़ों जनप्रतिनिधि और समर्थन ने थामा पार्टी का दामन। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पट्टा पहनाकर किया स्वागत। विधानसभा चुनाव तक प्रदेश से जिला स्तर पर शामिल करने की प्रक्रिया रहेगी जारी। और रुड़की के पिरान कलियर में धामी सरकार की अवैध निर्माणों के खिलाफ मुहिम तेज। सिंचाई विभाग की सरकारी भूमि पर बनी अवैध मजार को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर किया ध्वस्त। भारी पुलिस बल रहा तैनात। अंकिता भंडारी हत्याकांड में अपना नाम उछाले जाने के मामले में भाजपा नेता दुष्यंत गौतम ने दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया। इस पर आज सुनवाई हुई। दुष्यंत गौतम को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने प्रथम दृष्टया आरोपों को मानहानिकारक मानते हुए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स को दुष्यंत गौतम से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट को तुरंत हटाने को कहा। गौतम द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे पर दिए गए एक अंतरिम आदेश में जस्टिस मिनी पुष्करणा ने दोनों राजनीतिक पार्टियों को हत्या के मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव को कथित वीआईपी बताकर टारगेट करने वाला कोई भी कंटेंट पोस्ट करने से रोक दिया। सत्यमेव जयते, अंत में सत्य की ही जीत होती है। जिस प्रकार से खड़गे जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, केजरीवाल जी की पार्टी, आम पार्टी के लोगों द्वारा मेरे विरोध में एक षड्यंत्र के तहत अनेकों वीडियो डाली गई, विरोध किया गया। आज मैं कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने पहले ही देश दिया इन सबका सोशल मीडिया और ये नहीं हटा तो मेटा, गूगल सबसे पोस्टें हटाई जाए। ये हमारी सबसे बड़ी जीत है कि हमने जो तथ्य रखे हैं उससे साफ साफ जाहिर होता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े सोशल मीडिया कंटेंट को लेकर अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने भाजपा नेता दुष्यंत गौतम के नाम से जुड़े वीडियो और पोस्ट 24 घंटे के अंदर हटाने के निर्देश दिए हैं। The Honorable High Court in the matter of Shri Dushyant Gautam ji has given directions to various defendants, mainly one Miss Urmila, the Indian National Congress through its President Mallikarjun Kharge, Aam Aadmi Party through its convener Arvind Kejriwal, to immediately remove the malicious defamatory posts that the official social media handles of the Congress party, the Aam Aadmi party, one Miss Urmila has been posting, which are without any facts, without any basis. देखिए, पुलिस उर्मिला से संपर्क करने का लगातार प्रयास कर रही है। उनके पास जो भी हमारे मामले हैं, हम लोग उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही वो हमारे संपर्क में आती हैं, हम जो भी कानूनी कार्रवाई है वो अमल में लाएंगे। एसआईटी बनाई गई थी जो पिछले कुछ दिनों में 4 एफआईआर दर्ज की गई थी अलग अलग थानों में। एक वीडियो के वायरल होने के बाद उन जितनी भी विवेचनाएं हैं उनको एक साथ इकट्ठा करते हुए, क्योंकि वो एक ही मामले की तरफ इशारा कर रही थी, उनकी विवेचना करने के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया था। The Honorable High Court in the उत्तराखंड में बहुचर्चित अंकिता मर्डर केस में उर्मिला देहरादून पहुंच चुकी है, लेकिन उत्तराखंड पुलिस की यह बड़ी विडंबना है कि वो उर्मिला से अभी तक संपर्क नहीं कर पाई है।
उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता एसके मीणा ने कहा कि उर्मिला सनावर से संपर्क किया जा रहा है। संपर्क का अर्थ है कि अभी उसे ढूंढा जा रहा है। दूसरे बयान में उत्तराखंड पुलिस के आईजी एसके मीणा ये कह रहे हैं कि पुलिस के संपर्क में आते ही कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि उन पर 4 मुकदमे दर्ज हैं। नहीं, देखिए, हम लोग लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे और उनसे जो एविडेंस उन्होंने एक जनरेट किया है या जो उन्होंने दावा किया है उसके बारे में जानकारी करने की कोशिश कर रहे थे। और उसमें कई सारे मामले भी दर्ज अलग अलग थानों में हुए हैं, उनकी जांच चल रही है और उस जांच के संदर्भ में हम लोग उनसे संपर्क करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमारे संपर्क में जैसे ही वो आती है, जो कानूनी प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। गोदियाल देहरादून में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार शुरुआत से मामले को भटकाने, जांच को प्रभावित करने और सबूत मिटाने की कोशिश कर रही है। पुलिस अधिकारियों को सौंपी गई प्रश्नावली का आज तक जवाब नहीं मिला है। कमरे को तोड़ने के आदेश को अहम कड़ी बताते हुए उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक पत्रकार साथी के प्रश्न के जवाब में जो मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी काफ़ी असहज हैं। और मुख्यमंत्री जी असहज इसलिए हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में पहले दिन से उनके द्वारा इस मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, सबूतों को मिटाए जाने का काम किया जा रहा है। इसलिए उनका जो प्रश्न देने का, जो उत्तर देने का जो तरीका था, वो बिल्कुल ही असहज था। अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर जनता का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। एक और जहां विपक्षी दल और सामाजिक संगठन सीबीआई जांच की मांग को लेकर लगातार सड़क पर हैं, वहीं सत्ताधारी दल भाजपा के पदाधिकारी इस मामले में अपना बचाव करते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में आज सेलाकुई के जमनपुर क्षेत्र में आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद की अगुवाई में स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने अंकिता भंडारी प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की और अंकिता की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। हमारी सबकी मांग यही है जो है इसमें कि भाई अंकिता भंडारी को इंसाफ मिले और अंकिता भंडारी के साथ जो दुष्कर्म हुआ, सामूहिक दुष्कर्म हुआ, उसकी हत्या की गई, उसका दर्द जो है आज पूरे प्रदेश के अंदर बच्चे को, चाहे पहाड़ का मैटर हो, चाहे प्लान का मामला हो, बच्चे को उसका दर्द है। और उसी दर्द को लेकर आप देखते हैं कि आज इतने लोग जो है सड़कों पे हैं। तो हमारा यही कहना है कि इसमें सीबीआई जांच हो। अगर जिन्होंने भी उनके बहन के साथ दुष्कर्म किया, उन दरिंदों को फांसी होनी चाहिए। और मेरी सरकार से गुजारिश है कि आप जल्दी से जल्दी इस मामले में संज्ञान लें। कि आप सबको मालूम है कि सारा विपक्ष आज हल्ला बोल रहा है, लेकिन सरकार भी चुप है। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ। और आज हमने जो ये कैंडल मार्च निकाला, हमारी बहन को और पहाड़ की बेटी को, हम सबकी बहन को इंसाफ मिले, अंकिता भंडारी जी को इंसाफ मिले। काशीपुर में आज प्रदेश भर में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस के खिलाफ आंदोलनरत हो गई। इसी के तहत काशीपुर में भाजपा नगर मंडल की तरफ से कांग्रेस पर अंकिता के नाम पर राजनीति चमकाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस का पुतला दहन किया गया। काशीपुर भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के द्वारा कांग्रेस की जो भ्रामक और मिथ्या राजनीति का एक आडंबर इस प्रदेश में किया जा रहा है, उसकी नीतियों को उजागर करने के लिए यहाँ पे मेन चौराहे पर पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। हमारे पूरे नगर के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में यहाँ इकट्ठे हुए और कांग्रेस हाय हाय के नारे लगाए। कांग्रेस जिसे जनता नकार चुकी है, आज उसके नेताओं की खूब जग जाहिर है। इस कांग्रेस का अस्तित्व इस प्रदेश में समाप्त हो चुका है। तो उसने एक क्षेत्र की भलाई की राजनीति न कर हमारे प्रदेश की बेटी अंकिता भंडारी के ऊपर ऐसी कुत्सित राजनीति करने का जो आडंबर रचा है, आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उसकी सराहना। कांग्रेस का पुतला
ऐसे नहीं कि अगर कोई हमारी बेटी है तो कृपया उसके ऊपर राजनीति ना करें। इसीलिए ये कांग्रेस का पुतला यहाँ पर है। इसको राजनीति का बहुत बड़ा अहम मुद्दा ना बनाएं। ये वास्तव में बार बार यही सोचें कि हमारी बेटी है, हमारे उत्तराखंड की बेटी है और उसके लिए सरकार बार बार अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर रही है, तो निश्चित ही उसको जो आगे का जो भी आने वाला समय है उसमें सरकार हमारी पूर्णतया आगे बढ़कर कार्य कर रही है। इसलिए ये जो पुतला फूटने का कारण बस यही है कि इसमें राजनीति न करण हो, बल्कि उत्तराखंड की बेटी का वो आज भले ही हमारे बीच में नहीं है लेकिन पूरा सम्मान के साथ हम उसको याद करें। कालाढूंगी के बैल पड़ाव में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व में विशाल कैंडल मार्च निकाला गया। सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने बैल पड़ाव तिराहे से बन्ना खेड़ा चौराहे तक मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज करवाया। प्रदर्शनकारियों ने अंकिता के दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा देने और मामले की सीबीआई जांच कराने की पुरजोर मांग की। युवा नेताओं ने भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। से उत्तराखंड में आग लगी हुई है इस समय और सब उत्तराखंडियों की जन भावनाओं को देखते हुए, और मैं चाहता हूं सरकार से इस भाजपा सरकार ने उन्हें जन भावनाओं को देखते हुए जो यहाँ की जनता कह रही है, आप सभी लोग जान रहे हैं किस तरह से इसमें उबाल आया हुआ है। उत्तराखंड से बाहर दिल्ली अगर में भी इस बात की मांग हो रही है तो सरकार इसमें दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। उसके लिए सरकार को जनता ने जो डिमांड कर रही सीबीआई उसकी तुरंत सिफारिश लागू कर देनी चाहिए और उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे प्रदेश भर में आग लगी है कि एक हमारे ही उत्तराखंड की बेटी को न्याय नहीं मिल पाया है, इतने काफी लंबा समय हो गया। उसके लिए आज हम भी इतने ठंडे में अपने घरों से निकले हैं और हमारी वर्तमान सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया करके वो इसकी सीबीआई मांग की हमारी मांग को जरूर पूरा करें, उसकी जाँच करवाए और हमारी उत्तराखंड की बच्ची को न्याय दे। एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, आप देखते रहिए जन टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। काशीपुर में बीती शाम पूरे प्रदेश भर में अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिन बोतल से बाहर निकल आया। पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर मामले को लेकर हमलावर हो रही हैं, तो वहीं अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए जगह जगह अलग अलग तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी के तहत काशीपुर में युवा छात्र शक्ति के बैनर तले छात्रों द्वारा मशाल जुलूस का आयोजन किया गया। जुलूस के दौरान आक्रोशित छात्रों ने भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार से अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की। पूरा मामला मैं फिर से वही कहूंगा कि पूरा मामला बताने की जरूरत किसी को नहीं है। ये पूरा मामला सिर्फ उत्तराखंड नहीं, पूरा भारत जानता है कि मामला पूरा क्या है। मैं इस चीज में आज ये कहना चाहूंगा कि आज काशीपुर के युवा, काशीपुर का छात्र संघ और काशीपुर के जितने युवा हैं इस चीज को लेकर आज मशाल यात्रा निकाली है कि अंकिता भंडारी और जो भाई एंजल है हमारे, उनको दोनों को न्याय मिल पाए और जो भी हो, पक्ष हो विपक्ष हो, सरकार में हो या सरकार के अपोजिट में हो, ये चीज कोई लेना देना नहीं है, वीआईपी हो या नॉर्मल हो। इस चीज में सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो भी हत्या में इसमें क्या कहते हैं शामिल है उन्हें फांसी होनी चाहिए। देहरादून में हिमालय को मजबूत बनाना मध्य सेक्टर में एक सक्रिय सैन्य नागरिक विलय रणनीति विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि राष्ट्र की रक्षा केवल सेना का दायित्व नहीं है, बल्कि यह हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी भी है। उन्होंने सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने समय समय पर अपने दायित्व को बखूबी निभाया है। राज्यपाल ने कहा कि हिमालय केवल भौगोलिक सीमा नहीं, बल्कि एक जीवंत रणनीतिक प्रणाली है जहां सैन्य, प्रशासनिक और सामाजिक समन्वय अत्यंत आवश्यक है।
आज बदलते वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदेश में मिलिट्री सिविल फ्यूजन एक अनिवार्य रणनीति बन चुकी है कि जो सीमाओं के आसपास निवास करने वाले नागरिक हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां उनके पास होती हैं, आप सब मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। और सच में मैं कहूं कि वो हमारे आंख और कान बनकर राष्ट्रीय सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वो न केवल सेना के लिए बैकबोन का कार्य करते हैं, बल्कि आपदाओं के समय में भी प्रथम प्रतिक्रिया देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उनकी होती है। कारगिल में जब पाकिस्तानी सेना वेश बदलकर घुसपैठ कर रही थी तो इसकी सबसे पहले सूचना एक गडरिये ने ही दी थी। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी सीमावर्ती क्षेत्रों के नागरिकों ने हमारे सशस्त्र बलों को अपना बहुत भरपूर सहयोग दिया था। चंपावत के लोहाघाट क्षेत्र में बीते 3 महीने से बारिश न होने के कारण सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। दिसंबर का महीना बिना बर्फबारी और बारिश के बीतने से गेहूं, मटर और लहसुन की फसलें पूरी तरह से सूख चुकी हैं। जंगली जानवरों के बाद अब मौसम की मार ने किसानों की कमर तोड़ दी है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश न होने से भविष्य में भीषण जल संकट भी गहरा सकता है। किसानों ने सरकार से जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने और आर्थिक सहायता की मांग की है। बारिश न होने की वजह से हमारे काश्तकारों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। और एक और जहां हमारी लहसुन प्याज की जो फसल अभी बोई जा रही है और उसके लिए पानी की आवश्यकता है, लेकिन पानी बरस नहीं रहा है। बहुत समय से यहाँ पर बारिश नहीं हुई है, जिससे काश्तकारों को काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। और साथ ही यहाँ पर जो गेहूं की फसल है, आपने देखा होगा कि गेहूं बिल्कुल मुरझा चुका है। और इसी प्रकार अब आने वाला सीजन जो था और वो भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि बारिश न होने की वजह से आलू के खेत तैयार नहीं किए जा रहे हैं, जो कि हमारे गाँव की या हमारे क्षेत्र की जो मुख्य फसल है वो आलू भी है। तो बारिश ने जो हद कर दी है, इस बार किसानों की सारी फसल जो है चौपट हो चुकी है। जैसे पहले तो हमने जैसे लहसुन लगा था, मेन लहसुन से शुरू करता हूँ मैं। लहसुन हो गया, मूली, प्याज और ये आपका पालक है, ये हरी फसल जितनी भी है सारी चौपट हो चुकी है। और उसके बाद मैंने फिर गेहूँ बोए हैं, गेहूँ है, मसूर है, सरसों है, दलहनी फसल जितनी है सब बोई हैं। मतलब इस बार उगने का ना नाम है ना कुछ, बगैर बारिश का कुछ होना है नहीं। देहरादून के बलबीर रोड स्थित बीजेपी कार्यालय में आज काफी गहमा गहमी रही। सैकड़ों की संख्या में प्रदेश भर से आए जनप्रतिनिधि और उनके समर्थकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीजेपी का पटका पहनाकर उन्हें भाजपा में शामिल करवाया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बहुत पहले से ही ये लोग पार्टी में शामिल होने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन ऊपर से आदेश नहीं था। अब ऊपर से आदेश मिल गया है और बीजेपी में शामिल करने की ये प्रक्रिया अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की चुनाव आचार संहिता लागू होने तक लगातार प्रदेश से जिला स्तर तक जारी रहेगी। हमारे दल से पौड़ी जिले के 3 प्रमुख, पौड़ी के खास पौड़ी जो ब्लॉक है उसकी ब्लॉक प्रमुख श्रीमती स्मिता नेगी जी, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती अर्चना तोपवाल जी जो हमारी ज्येष्ठ प्रमुख है वहाँ की, और नीरज असवाल जो कनिष्ठ प्रमुख है, तीनों ने और उनके साथ 6 बीटीसी में उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी संस्था ली है। हमारे महानगर के जो देहरादून महानगर है उनके 2 सभासद, एक पूनम पुंडीर जी और देवकी नोटियाल जी, इन्होंने संस्था ली है। बड़ी संख्या में अभी ऋषिकेश जनपद के, हमारा संगठन जनपद है ऋषिकेश, उसके भी सभासद आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इसके तुरंत बाद उनका ज्वाइनिंग का कार्यक्रम है। और रुड़की से भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए कार्यकर्ता जो दूसरे दलों के वो पार्टी के अंदर संस्था ले रहे हैं। देहरादून में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए नगर निगम प्रशासन ने खुले में कूड़ा और पत्तियां जलाने के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। नगर निगम स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालान और जुर्माने की कार्रवाई कर रहा है। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि खुले में कूड़ा या पत्तियां जलाने पर प्रतिबंध है। नियमों की अनदेखी करने पर नगर निगम के कुछ सफाई कर्मियों और दुकानदारों पर भी चालान किए गए हैं। खुले में कूड़ा, पत्तियां ये सब जलाने पे जो है पूर्णतः पाबंदी है। यदि कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उस पर जो है विधि के अनुसार जो है कार्रवाई की जाती है, जिसमें हमारे कई सफाई कर्मियों पे भी चालान किए हैं, दुकानदारों पे भी चालान किए हैं और वेलम गर्ल्स स्कूल पे भी पिछले दिनों 10,000 रुपए की शास्ति आरोपित की गई है।
देहरादून हरिद्वार रोड काफी व्यस्त रहता है और इस सड़क पर दिन भर में हजारों की संख्या में गाड़ियां आती जाती रहती हैं। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का सरकार की तरफ से कई बार आदेश दिया जा चुका है, लेकिन इसी हरिद्वार रोड पर रिस्पना पुल से देहरादून की तरफ जाते समय करीब 100 से 200 मीटर पर सड़क पर बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ है। इस गड्ढे का आलम यह है कि यहां पर सड़क 1 महीने के अंदर 4 से 5 बार टूट चुकी है। कई लोगों का एक्सीडेंट भी हो चुका है। सड़क से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सभी परेशानियों को लेकर हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने लोगों से बात की। अभी हम देहरादून और हरिद्वार रोड पर हैं। यहाँ से कुछ 100 मीटर पर रिस्पना पुल है और विधानसभा भी है। ये सड़क चौथी बार बनी हुई है। जब ये सड़क पक्की बन रही थी तब भी ये सड़क बनी थी, फिर ये सड़क टूट गई, फिर इसमें मिट्टी डाला गया, उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर इसको पिच किया गया, लेकिन ये सड़क टूट गई। आप देख सकते हैं कि ये जो है पिच हुआ है लेकिन ये टूटा हुआ है और इस पर फिर मिट्टी डाल करके खाना पूर्ति किया गया है। यह एक ऐसी सड़क है जो काफ़ी व्यस्त रहती है और आते जाते इस पर बहुत सारी दिन भर में गाड़ियां आती जाती रहती हैं, तो एक्सीडेंट की संभावना हमेशा बनी रहती है। सबसे बड़ी बात है कि ये विभाग कैसा है कि एक ही सड़क को बनाता है और ये सड़क बार बार टूट रही है। और बात करें तो 1-1.5 महीने के अंदर चौथी बार ये इस तरह का किया जाता है। केवल खाना पूर्ति मिट्टी डाल दिया जाता है और इस पर पानी डाल करके रोलर चला दिया जाता है, लेकिन बार बार गाड़ियां आने जाने के कारण ये सड़क बार बार टूट रही है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं ये सड़क कितनी बार टूट गया और कितनी बार बन गया और कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? 4-5 बार टूट गया, 4-5 बार बना दे और बनाने के बाद फिर तोड़ देते हैं रात को, और तोड़ने के बाद यहाँ 2-3 बार एक्सीडेंट भी हो गया और इससे बहुत दिक्कत हो रही। इतनी बेस्ट रोड पे और इतने बड़े बड़े खड्डे कर देते हैं कि यहाँ गाड़ी दो एक्टिवा वाले गिर गए थे, उन्हें पैर में चोट लग गई थी, पैर एक के फ्रैक्चर हो गया था पैर। हम लोग ने उसे बेचारों को उठाया हॉस्पिटल भेजा, और लेकिन ये लोग जो है इस पे जो है कार्रवाई नहीं होती कोई चीज़ की। क्या कहेंगे इस सड़क को जो टूटी हुई है यहाँ बीच में है सड़क? सर, ये जो भी विभाग बना रहा है, सड़क बना रहा है, इसका एक निश्चित कार्यक्रम हो, एक जैसे साल भर हो या वो हो कि इतने में इसकी मेंटेनेंस की जाएगी, उसके बाद खुदाई नहीं होगी इसकी ना। जो भी पाइप डालना है, कुछ भी करना है, बार बार सरकार का पैसा लगता है और यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। कितने सारे लोग यहाँ पर एक्सीडेंट में गिरे, उनको अस्पताल जैसे भाई साहब कह रहे पहुँचाया है। तो इसकी सरकार की कार्य योजना होनी चाहिए, जहाँ पर सीवरेज बन रही है या केबल की लाइन जा रही है या कोई पानी की लाइन जा रही, तो एक बार उसको कर दिया जाए। अब जैसे बिजली की लाइन टाइल्स लगी, इसमें सरकार का पैसा खर्च हुआ, अब यहाँ पर जो है वो खुदाई की जा रही है। तो सरकार विभाग जो इससे जिम्मेदार विभाग है उसको जो है एक बार ये करना चाहिए कि एक बार परमानेंट इसमें बिछा दिया जाए और उसके बाद इतने साल तक यहाँ पे खुदाई नहीं होगी। तो आप ये देख सकते हैं कि जो मेन सड़क है और ये सड़क इधर सही है, लेकिन ये बीच में ही ये सड़क बराबर टूटी रहती है और विभाग क्या काम कर रहा है कि ऐसी सड़क बना रहा है कि ये बार बार सड़क टूट जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि काफी व्यस्त ये सड़क है और आते जाते लोगों का एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है और कितने लोगों का यहाँ पर एक्सीडेंट भी हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि जो विभागीय अधिकारी हैं और विभागीय जो मंत्री हैं इस पर क्या एक्शन लेते हैं। अपने सहयोगी अमित के साथ मैं शैलेंद्र पांडे, जन टीवी, देहरादून। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।